students, welcome again to the class 10th. We are studying about the chapter that is our environment. हम इस चैप्टर में ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे. हमने एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट की स्टडी कर ली थी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, ग्लोबल मीन्स वैश्विक या पूरे वर्ल्ड में होने वाली. वार्मिंग मीन उष्णता या तपन. तो इसे हम हिंदी में वैश्विक तपन या वैश्विक उष्णता भी कहते हैं. द ग्रेजुअल कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज आर टर्म्ड एज द ग्लोबल वार्मिंग. हम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ रहे हैं. सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है स्टूडेंट्स की ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है. तो ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है? धीरे धीरे जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्थ का, किसमें? ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन में इंक्रीज होने में. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड CFCs वगैरह जो होती हैं वो धीरे धीरे उनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है. अब उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं. ग्रीन हाउस गैसेस स्टूडेंट्स अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाती हैं बट अर्थ के एटमॉस्फेयर को एमिट करके बाहर नहीं जा सकती. तो वो क्या करेंगी? वो कंटिन्यू अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ाते रहेंगी. ये पूरी प्रोसेस को हम एक साथ क्या कहते हैं? ये पूरी प्रोसेस हो गई ग्लोबल वार्मिंग की. अब कॉज क्या है? इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ओजोन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस in the atmosphere. These gases allow heat waves to reach earth but prevent their escape and thus the earth surface become warm. क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट जब बढ़ जाता है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट जब क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? बढ़ जाता है. किसमें? अपने हमारे एटमॉस्फेयर में. तो ये गैसेस क्या करती हैं? ये गैसेस हीट वेव्स को अर्थ तक पहुंचा तो देती हैं बट अर्थ को एस्केप नहीं कर पाती और अर्थ क्या होती है? धीरे धीरे गर्म होती जाती है. ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कौन सी गैस कितना कंसंट्रेशन प्रेजेंट है. स्टूडेंट 60% तो अकेले कार्बन डाइऑक्साइड है, 6% H2O है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, देन 14% CFCs एंड 20% CH4 या मीथेन. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ग्लोबल वार्मिंग का कारण यही है. क्या? ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट. अब इस ग्लोबल वार्मिंग से इफेक्ट क्या क्या पड़ सकता है? एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इंक्रीज्ड बाय द 0.6 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 3 डिकेड. लास्ट 3 डिकेड्स मतलब 1 डिकेड मीन्स 10 ईयर्स. ठीक है, तो 3 साल में टेम्परेचर में कितना फ़र्क पड़ा होगा? 3 साल में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ना. 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड हर साल जो है टेम्परेचर वो क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है. Rise in the temperature leads to the detritus change in the environment, resulting in the odd climate, is known as the El-Nino effect. टेम्परेचर बढ़ेगा तो इन्वायरमेंट में जो है क्या होने लग जाएंगे? चेंजेस होने लगेंगे. ठीक है, इनको क्या कहेंगे हम एक साथ? इनको हम एक साथ कहेंगे El-Nino effect. ओके, नेक्स्ट वन इज द राइज ऑफ टेम्परेचर leads to the increase of melting of polar ice caps. पोलार आइस कैप्स जो होंगी वो धीरे धीरे क्या करती जाएंगी? वो धीरे धीरे पिघलती जाएंगी. ठीक है, इससे क्या होगा? इससे सी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा और जो बहुत सारे कोस्टल एरियाज हैं दैट मीन्स तटीय क्षेत्र वो क्या होंगे? वो पानी में भीग जाएंगे. अंडरस्टैंड? लास्ट वन इज that are the effects of greenhouse gases या ग्रीन हाउस गैसेस या ग्लोबल वार्मिंग का अफेक्ट है. इंक्रीज टेम्परेचर विल लीड टू द इंक्रीज टेम्परेचर विल लीड टू द इंक्रीज्ड वीड ग्रोथ. टेम्परेचर बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने से जो खरपतवार हैं, वीड्स होते हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ेगी और ये क्या करेंगे? ये पेस्ट वगैरह को अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाएंगे. ठीक है, और क्रॉप प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी. कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को? तो स्टूडेंट्स ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन. जो हम प्लांट्स को काट रहे हैं उसको रिड्यूस करें. अफॉरेस्टेशन दैट मीन्स ट्रीज वगैरह लगाएं. देन ह्यूमन पॉपुलेशन जो है उसकी ग्रोथ को कम कर लें.
एंड रिडक्शन ऑफ एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट को कम करें। तो स्टूडेंट्स, अब हम एनिमल पॉपुलेशन की ग्रोथ को कैसे स्लो करें ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो। तो फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो, ठीक है, इस तरीके से परिवार नियोजन कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, फॉसिल फ्यूल के यूज़ को कम करके, क्योंकि फॉसिल फ्यूल आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट में एमिट होती जाएगी। आफ्टर दैट, प्रोवाइडिंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेस। स्टूडेंट्स, आपके पास जो वर्क करने की टेंडेंसी है या एफिशिएंसी है ना, ठीक है, उसको क्या करेंगे, एनर्जी यूज़ में मतलब कंज्यूम कर लेंगे। देन इंटरनेशनल ग्रीन हाउस गैसेस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किस में करेंगे, खाना बनाने में करेंगे। ग्रीन हाउस गैस को आप इन्वायरमेंट में यदि छोड़ेंगे तो यही ग्रीन हाउस गैसेस आगे जाके ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेंगे। स्टूडेंट्स, देन आफ्टर दैट हमारे फ्यू टॉपिक्स बचे हुए थे, जिसमें इन फ्यू टॉपिक्स में मेन क्या है, इन फ्यू टॉपिक्स में मेन है इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स। इकोलॉजिकल पिरामिड एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। तो पहले देख लेते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ पिरामिड या व्हाट आर द पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या कनेक्शन है। जस्ट सपोज मैं टर्शरी कंज्यूमर हूँ, ठीक है, आई एम टर्शरी कंज्यूमर, तो मुझे किसी भी चीज़ का अमाउंट, जस्ट लाइक प्लांट, मैं डायरेक्टली प्लांट पे तो डिपेंड नहीं हूँ, पर प्रोड्यूसर क्या है, वही है ना। तो उसके रहने या न रहने से, या उसका कंसंट्रेशन, उसकी मात्रा रहने या न रहने से, ठीक है, आगे क्या इफेक्ट पड़ता है, या हम एक दूसरे पे कैसे डिपेंड है, इसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। ये इंटर रिलेशनशिप की स्टडी है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज पिरामिड्स आर इन द शेप ऑफ एक्चुअल पिरामिड्स विद द बे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप ये बताएंगे कि ये पिरामिड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दिया किसने था। तो पिरामिड वाला कॉन्सेप्ट दिया था जी एविलिन हचिंसन। हचिंसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, एंड रेमंड लिंडेमान, इन्होंने ये पिरामिड वाला कॉन्सेप्ट दिया था। ये पिरामिड एक्चुअली में सिर्फ आपस के इंटर रिलेशनशिप होते हैं कि कौन सा ट्रॉफिक लेवल किस पे किस तरीके से डिपेंड है। It can be observed that these pyramids are in the shape of actual pyramids, with the base being the broadest, which is converted by the lowest trophic level, that is producer. The next level is occupied by the next trophic level, that is primary consumer, and so it on. ये देखा जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स में कि ये एक्चुअली में पिरामिड्स के शेप होते हैं। पिरामिड्स का शेप कैसा होता है, नीचे ब्रॉडेस्ट होता है और ऊपर में नैरो होता जाता है। जो सबसे नीचे वाला जो लेवल होता है ना, ब्रॉडेस्ट लेवल, वो हमेशा प्रोड्यूसर ऑक्यूपाई करते हैं। आफ्टर दैट सेकंड ट्रॉफिक लेवल, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर, देन थर्ड ट्रॉफिक लेवल, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड आफ्टर दैट टर्शरी कंज्यूमर। अंडरस्टैंड? देन all the calculations of these types of ecological pyramids must take into account all the organisms in a particular trophic level, because a sample space of few number or a few species will end up giving a huge level of errors. ठीक है, ये जो कैलकुलेशंस होते हैं ना कंस्ट्रक्शन करने के इकोलॉजिकल पिरामिड्स के, ठीक है, ये एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पे मीन्स, देखो हमने फूड वेब पढ़ा, हमने पढ़ा कि कोई एक ट्रॉफिक लेवल यदि गायब हो जाता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरा आ सकता है, ठीक है। तो वही है कि मतलब एक सैंपल बताता है कि हाँ इसके बाद ऐसा होता है, इसके बाद ऐसा होता है। तो एनर्जी इस तरीके से घटती बढ़ती है, बायोमास इस तरीके से घटता बढ़ता है। आइए हम उसके टॉपिक्स जो टाइप्स होते हैं वो आगे देखते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। पिरामिड्स होते कितने टाइप के हैं? मेनली 3 होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। नंबर मीन्स कितने ऑर्गेनिज्म से, 1 2 3 4। बायोमास मीन्स ड्राई वेट, वजन के हिसाब से। एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो आप जानते ही हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, दिस इज द टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड
द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ईच ट्रॉफिक लेवल इज कंसिडर्ड एज द लेवल ऑफ इन द पिरामिड। ये देखिए, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें नंबर, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे, मैं एग्जांपल लेती हूँ, प्राइमरी कंज्यूमर्स में मैं लेती हूँ, सॉरी प्रोड्यूसर्स में मैं लेती हूँ, कोई भी ग्रास फील्ड ले लिया आपने तो घास ले ली, ठीक है, ग्रासेस। एंड आफ्टर दैट प्राइमरी कंज्यूमर्स में आपने क्या ले लिए, वहाँ पे ग्रासेस में ग्रास हॉपर वगैरह। सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या ले लिए, सेकेंडरी कंज्यूमर में सपोज फ्रॉग्स ले लिए, एंड टर्शरी कंज्यूमर में स्नेक्स ले लिए। अब आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा नंबर किसका होगा, ग्रास का होगा या ग्रास हॉपर का होगा या स्नेक्स के होंगे या फ्रॉग के होंगे, ग्रासेस का होगा ना। तो प्रोड्यूसर दैट मीन्स नीचे का पार्ट ब्रॉडेस्ट। पिरामिड ऑफ नंबर इज एक्चुअली अपराइट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। प्रोड्यूसर नीचे, देन प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पर क्या आ गए आपके ग्रास हॉपर्स आ गए, फ्रॉग एंड स्नेक, ठीक है। बट पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है वो सम सिचुएशन में उल्टा भी हो सकता है। दैट मीन्स डेट्रिटस फूड चेन मीन्स जो डेड एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, उसमें जो प्रोड्यूसर का काम करते हैं या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है वो डेड ऑर्गेनिज्म होता है। वो तो स्टूडेंट्स एक ही होता है ना, है ना, तो वो एक ही होता है। दैट मीन्स ऊपर नीचे वाला पार्ट सबसे छोटा, ठीक है, देन बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में जो डिकम्पोजिशन वाला पार्ट आएगा उसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होता है, ऊपर का पार्ट सबसे चौड़ा हो जाता है। आया समझ में। तो जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो यूजुअली अपराइट होता है, बट सम सिचुएशन में वो बैकवर्ड भी बन सकता है। लेट्स सी सेकेंड टॉपिक, दैट इज पिरामिड ऑफ बायोमास। नेक्स्ट वन इज पिरामिड ऑफ बायोमास। In this particular type of ecological pyramid, each level takes into the account the amount of biomass produced by each trophic level, ठीक है। सेम पिछले बार के ही जैसा होगा, बस इसमें क्या ले लेगा, इसमें वजन ले लेगा, ठीक है। ग्रासेस सबसे ज़्यादा है तो वजन भी ग्रास का ही सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। बट बायोमास का पिरामिड जो है वो भी यूजुअली अपराइट बनता है, बट ओशन वगैरह पे क्या होता है, ओशन वगैरह पे फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स मीन्स, फाइटो मीन्स प्लांट्स, प्लैंक्टॉन मीन्स तैरने वाले, ठीक है। जो तैरने वाले प्लांट्स रहते हैं उनमें क्या होता है, उनका वेट कम होता है बजाय किसके, जूप्लैंक्टॉन्स के। एनिमल्स ज़्यादा होते हैं उनमें और प्रोड्यूसर्स कम होते हैं। तो उन कंडीशंस पे क्या होता है, उन कंडीशंस पे ये जो पिरामिड होता है वो अपराइट नहीं बन पाता। द पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑल्सो अपराइट एक्सेप्ट फॉर द ऑब्जर्व्ड इन द ओशन। ओशन में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ जूप्लैंक्टॉन्स डिपेंड अपॉन द रिलेटिवली स्मॉलर नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स। अंडरस्टैंड। थर्ड वन इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स, pyramid of biomass and pyramid of number that can be inverted, but pyramid of energy never be inverted. Pyramid of energy is the type of ecological pyramid which is always upright as the energy flow in food chain is always unidirectional. आपको मालूम है कि एनर्जी जो है वो प्लांट से ऑलवेज प्राइमरी कंज्यूमर देन सेकेंडरी कंज्यूमर में जाती है, कभी भी सेकेंडरी कंज्यूमर से वापस एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स में नहीं जाती, ठीक है। इंक्रीजिंग ट्रॉफिक लेवल एनर्जी लॉस्ट होती जाती है, इसलिए ये वाला जो पिरामिड होता है ये पिरामिड कभी भी उल्टा या इन्वर्टेड नहीं बनता। तीन टाइप के पिरामिड पढ़ लिए आपने, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। इनमें से फर्स्ट तो पिरामिड्स ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास दैट कैन बी इन्वर्टेड, बट पिरामिड ऑफ एनर्जी नेवर बी इन्वर्टेड। इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। अब इकोलॉजिकल पिरामिड इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं, तो स्टूडेंट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड ये फॉलोइंग पॉइंट्स में आप समझ सकते हैं। फर्स्ट वन इज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मीन्स इंटर रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है। देन एनर्जी ट्रांसफर की एफिशिएंसी बताता है, और किस किस चीज़ का मतलब आप जो कंडीशन देंगे उस कंडीशन पे आपका इन्वायरमेंट कितना डैमेज हुआ है वो भी बता सकता है। बट लिमिटेशन क्या होता है ये आपको मालूम है, फूड वेब या फूड चेन में हर एक ट्रॉफिक लेवल के लिए अनदर जो है वो रिप्लेसमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
तो ये पूरे फूड वेब्स का अकाउंट नहीं देता है, ये केवल एक फूड चेन का अकाउंट देता है। अंडरस्टैंड। देन किसी भी पिरामिड में सेप्रोफाइट्स को प्लेस नहीं दिया गया है, बट सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो सभी इकोसिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अंडरस्टैंड। अभी आपने इतने पिरामिड्स पढ़े, किसी में सेप्रोफाइट्स को पार्ट दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है ना। दीज पिरामिड्स आर एप्लीकेबल ओनली टू द सिंपल फूड चेन्स, ठीक है, जो नेचुरली अकर नहीं होती। देन these pyramids do not deliver any concept in relationship to the various season and climate। अब ये क्लाइमेट के हिसाब से, मतलब सारे क्लाइमेट में एक जैसा होगा ऐसा नहीं है, इनमें क्लाइमेट का भी इफेक्ट पड़ता है जो आप पिरामिड्स में नहीं दिखा सकते। नेक्स्ट वन इज दे डू नॉट कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सम स्पीशीज एट डिफरेंट लेवल। अब एक ही स्पीशीज होती है जो डिफरेंट लेवल पे काम कर सकती है, ठीक है, तो उसके बारे में ये कोई एग्जिस्टेंस नहीं देता, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज न्यूट्रिएंट साइकिल। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और बायोकेमिकल साइकिल, ठीक है। कोई भी मटेरियल हो वो इन्वायरमेंट में बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में ऑलवेज मूव करते रहता है। ये जो मूवमेंट है या ये जो मूवमेंट से साइकिल बनेगा, इसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायो मीन्स लिविंग, जियो मीन्स अर्थ एंड केमिकल्स मीन्स केमिकल के फॉर्म में साइकिल। बायो में एनिमल बॉडी से होते हुए अर्थ पे जाना, किसी भी केमिकल की साइक्लिंग। अंडरस्टैंड। टोटल अकाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जैसे कार्बन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, ये कितना प्रेजेंट है किसी भी एक टाइम पे, उसे हम क्या कहेंगे? स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट जो है वो इकोसिस्टम और सीजन के हिसाब से वेरी करती रहती है। देन the nutrient reservoir meets through the deflect arising due to the imbalance the rate of influx and efflux, ठीक है। न्यूट्रिएंट रिजर्वायर जो होता है ना, जहाँ से न्यूट्रिएंट मेन ओरिजिन हो रहा है, वो उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से अप डाउन होते रहता है। नेक्स्ट वन इज सॉइल मॉइस्चर पीएच रेगुलेट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इन द एटमॉस्फेयर। सॉइल मिट्टी कैसी है, मॉइस्चर नमी कैसी है, वहाँ का पीएच कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये न्यूट्रिएंट साइकिल कितने देर में कंप्लीट होगा, ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बाइंड करते हैं, ठीक है। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स मेनली रिफर टू द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट। ये किस चीज़ पे डिपेंड है? मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट और अदर एलिमेंट्स बिटवीन द बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर। किसी भी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर से होते हुए किसी भी एलिमेंट का मूवमेंट जो होता है वो किसके अंडर में आता है? बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर में। जो अर्थ है वो सन से एनर्जी ले लेता है, ठीक है, और उसको हीट के फॉर्म में रिटर्न कर देता है। इसके अलावा जो एनिमल्स, जो जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्लोज्ड कर्व में यहीं के यहीं रिसाइकल होते रहते हैं। एनर्जी और हीट के अलावा कोई भी चीज़ जो है अर्थ वो वेस्ट नहीं करता, ठीक है। दीज एलिमेंट्स आर रिसाइकल थ्रू द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स के हिसाब से रिसाइकल होते रहते हैं। स्टूडेंट्स, मेनली जो न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, गैसियस एंड सेडिमेंट्री। गैसियस नाम से पता चल रहा है, रिजर्वायर गैस होगा और कहाँ से स्टार्ट होगा? एटमॉस्फेयर से, ठीक है। न्यूट्रिएंट या तो गैस फॉर्म में होगा या वेपर फॉर्म में होगा। देन फास्ट कंप्लीट होता है ये साइकिल, और इसमें कौन कौन से साइकिल्स आ जाते हैं? कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल। बट सेडिमेंट्री साइकिल जो होता है वो अर्थ से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो सेडिमेंट है ये केमिकल्स होंगे जो हमको अर्थ से मिलेंगे, ये इन्वायरमेंट में गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, या मिनरल होंगे या नॉन गैस के फॉर्म में होंगे। स्लो धीरे धीरे चलती है ये साइकिल, दैट मीन्स इस साइकिल को एक चक्कर कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है। इसमें सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, रॉक साइकिल और भी बहुत सारे साइकिल आते हैं। स्टूडेंट्स,
अब हम एक एक करके इन साइकिल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल, वाटर डिफरेंट वाटर बॉडीज से क्या हुआ, वाटर इवेपोरेट हुआ और कंडेंस हुआ, उड़ा फिर पानी बन के नीचे आया, फिर उड़ा फिर पानी बन के नीचे आया। दिस बायोजियोकेमिकल साइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग वेदरिंग कंडीशन। ये वेदर कंडीशन को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये बताता है कि जो वाटर है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, देयर इज अनदर प्रोसेस इज कॉल्ड evapotranspiration, that means vapor produced from the leaf which aids to the process। ये क्या होते हैं, ये वाटर को लीफ से इवेपोरेट करते हैं। ठीक है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। देखो, ये वाटर बॉडी है, दैट मीन्स तालाब या नदी कुछ भी हो गया। यहाँ से वाटर इवेपोरेट हुआ, कंडेंस हुआ, प्रेसिपिटेट होके फिर नीचे आया। ठीक है, अब यहाँ से इवेपोट्रांसपोरेशन हो रहा है, लीफ से वाटर ट्रांसपोर्ट होके फिर ऊपर उड़ रहा है। और एक प्रोसेस होती है यहाँ पर परकोलेशन, दैट मीन्स ये जो जड़ों से पानी है वो धीरे धीरे बह के फिर कहाँ पे आ गया, वाटर बॉडीज़ में। अगेन ये इसमें मीन्स 4 प्रोसेस हो रही हैं, इवेपोरेशन, परकोलेशन, ट्रांसपायरेशन एंड प्रेसिपिटेशन एंड कंडेंसेशन। 5 प्रोसेस है। What is the known as the which process is known as the evaporation? Evaporation means पानी का वेपर के फॉर्म में उड़ना। ट्रांसपायरेशन, लीफ से वेपर फॉर्म में पानी का उड़ना। ठीक है, कंडेंसेशन, जो इवेपोरेट हुआ है उससे क्लाउड्स बनना। प्रेसिपिटेशन, क्लाउड से वाटर बॉडी बन के पानी नीचे गिरना। एंड परकोलेशन, फ्रॉम द रूट्स वाटर का रन ऑफ। नेक्स्ट साइकिल इज कार्बन साइकिल। ठीक है, कार्बन जो है वो एक्सचेंज होते रहता है एटमॉस्फेयर में, बायोस्फीयर, गैसोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड पीडोस्फीयर। ग्रीन प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक किए एंड ऑक्सीजन छोड़े। अब वो ऑक्सीजन हम लिए, हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। अब ये तो मोटे मोटे हिसाब में आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से जो हम दिए या हम छोड़े वो रहता है। ठीक है, अब साइकिल के फॉर्म में कैसे चलता है ये डायग्राम आप देखिए। कार्बन इन ओशन वाटर, ठीक है, इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में आ गया, देन वेदरिंग से रॉक्स में चला गया। रॉक का फिर से टेक्टोनिक के थ्रू एटमॉस्फेयर में आ गया और एटमॉस्फेयर से डिसॉल्व होके वाटर बॉडीज में चला गया। आपको मालूम है पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है। ठीक है, अब क्या क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक कार्बन से 3 प्रोसेस होगी, 2 प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स या फाइटोप्लैंक्टॉन्स, इसका क्या बन गया, आपका बायोमास बन गया। ठीक है, ये किस फॉर्म में बनता है, एक्चुअली में ये बनता है C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में। देन अब ये कंजम्पशन हुआ कहाँ, सॉइल या मराइन सेडिमेंट। ठीक है, सॉइल में मिल गया या नदियों में बह गया या ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में कहाँ चला गया, एनिमल्स में चला गया। अब इसका क्या हुआ, लिथिफिकेशन हुआ, फॉसिल फ्यूल बन गया। ठीक है, या ह्यूमन डेथ हो गए। देन अब ऑर्गेनिक मैटर बन गया, ऑर्गेनिक मैटर हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। अब हमारी बॉडी से ये रेस्पिरेट हुई या डिकम्पोज हुई। ठीक है, हमारी बॉडी भी डिकम्पोज होगी डेथ होने के बाद, तो ये कहाँ पर आ गया, वापस कार्बन एटमॉस्फेयर में आ गया। फॉसिल फ्यूल जले तो कार्बन कहाँ आ गया, एटमॉस्फेयर में आ गया। आया समझ में, ये साइकिल चलते रहता है। ये देखिए, सपोज दैट कार्बन एटमॉस्फेयर, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, कार्बन इन एटमॉस्फेयर या डिजॉल्व इन वाटर, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्रीन प्लांट्स में गया। अब ग्रीन प्लांट्स डेथ होके डिके हुए, वापस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। या क्या होगा, ग्रीन प्लांट्स का फ्यूल बनेगा, कोल एंड पेट्रोलियम, या एनिमल अपटेक करेंगे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्यूल बना। अब वो जले किस में आ गया, फिर से एटमॉस्फेयर में आ गया। ग्रीन प्लांट्स रेस्पिरेट एंड मेटाबॉलिज्म, अगेन वापस आ गया। एनिमल्स डेथ हुए, देन डिके, रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो ये जो कार्बन साइकिल है ये चलती ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट साइकिल इज
नाइट्रोजन साइकिल। स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन साइकिल का ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, हालांकि नोट्स मैंने बना के रखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से नाइट्रोजन साइकिल का डिस्क्रिप्शन भी लिखना है और उसका रे डायग्राम भी बनाना है। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन साइकिल। ये देखिए, डिस्क्रिप्शन आप अपने से लिखेंगे, ठीक है, चाहे तो आप कोई दूसरी रिसोर्स बुक्स यूज़ कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन दिख रहा है। अब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रेस्पिरेशन, ठीक है, देन रेस्पिरेशन के बाद H2O में कन्वर्ट हुई, देन फोटोसिंथेसिस, अगेन फोटोसिंथेसिस के बाद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फोटोसिंथेसिस तो हुआ, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ह्यूमन अपटेक किए, रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, तो ये जो है ये क्या है, ऑक्सीजन साइकिल है, ठीक है। बायोजीमोकेमिकल साइकिल मूव्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर। ऑक्सीजन इज अबंडेंट एनिमल इन ऑल ओवर द अर्थ। इट इज़ फाउंड इन द एलिमेंट फॉर्म। 21% प्रेजेंट होती है, आपको मालूम है। ऑक्सीजन जो है वो प्लांट से फोटोसिंथेसिस से रिलीज होती है। ह्यूमन और अदर एनिमल जो हैं वो ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ओके। देन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्सहेल की वो फिर से वो इंटेक अपटेक कर लेते हैं, अंडरस्टैंड, और ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। स्टूडेंट्स, 2 साइकिल्स और बची हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है, फॉस्फोरस साइकिल एंड सल्फर साइकिल। ये आपका होमवर्क है। तो इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? इस क्लास में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज, देन कंट्रोल वगैरह पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा क्या पढ़ा आपने? पिरामिड्स पढ़े, टाइप्स पढ़ा, उसका इंपॉर्टेंस पढ़ा, डिस्क्रिप्शन पढ़ा, देन न्यूट्रिएंट साइकिल। स्टूडेंट्स, होमवर्क नोट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग विथ इट्स अफेक्ट and its prevention. Next one is what do you understand by ecological pyramids? What do you understand by ecological pyramids? Next one, explain about first pyramid of biomass, second pyramid of number, third pyramid of energy. Next question, why the pyramid of energy is always upright? Why the pyramid of energy is always upright? और इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में पढ़ सकते हैं, why the pyramid of energy never be inverted? Why the pyramid of energy is never be inverted? Next question, what do you understand by nutrient cycle? What do you understand by nutrient cycle? Next question, explain about the types of nutrient cycle. Explain about the types of nutrient cycle. Next question, write difference between gaseous nutrient cycle and sedimentary nutrient cycle. Difference between gaseous nutrient cycle and sedimentary nutrient cycle. Next question is write a short note on, ब्रैकेट में लिखेंगे explanation with diagram. Write a short note on, ब्रैकेट में explanation in diagram in the points. To the point आंसर लिखेंगे. First one is carbon cycle, second one is water cycle, third one is oxygen cycle, fourth one is nitrogen cycle, fifth one is phosphorus cycle, and sixth one is sulfur cycle. We will meet in our next video with the new chapter. Thank you.